तो अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाइए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। रामनगर के पास कालाडूंगी में आज एक कार बह गई। भारी बारिश के चलते कालाडूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर आ गया और इस दौरान नाला पार करने के दौरान एक कार नाले में बह गई। कार पानी में बहाव में करीब आधा किलोमीटर तक बहती रही। हालांकि कार सवार दोनों ही लोग सुरक्षित बच गए। करण मरनाल और बबीता शर्मा नाम की महिला ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कार बहती रही और इस दौरान लोगों ने कार का वीडियो भी बना लिया। नाले की वजह से करीब 3 घंटे तक रोड बंद रही। वहीं रामनगर के चुकुम गांव में बरसात में हालात खराब हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करने को मजबूर हैं। इन दिनों कोसी नदी पार करते समय ग्रामीणों के गले गले तक पानी है, लेकिन इनके लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जुटा पाना सबसे बड़ी मजबूरी है। अब ग्रामीण यहाँ ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में उन्हें कुछ राहत मिल सके। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास हाईवे पर मलबा आ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नंदप्रयाग के पास पुरसाड़ी में सड़क पर आ गया और पूरा हाईवे बंद हो गया। NHAI की तरफ से हाईवे खोलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और रोड कटिंग के चलते इस बार सड़कों की हालत और ज्यादा खराब है। करीब हर रोज लैंडस्लाइड हो रहा है और नए स्लाइडिंग जोन भी बन रहे हैं। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ विजयनगर इलाके के गौशाला चौकी के पास एक लड़का अंडरपास के पानी में फंस गया, जिसे बचाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। रस्सी के सहारे उसे निकालने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। बारिश की ऐसी ही तस्वीरें नोएडा से भी आई हैं। यहाँ तेज बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा CMO के ऑफिस में पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। बारिश की कुछ ऐसी ही तस्वीरें संभल से आई, जहां 2 घंटे की बारिश के बाद बाजार पानी में डूब गया, जिसकी वजह से पानी दुकानों में भी घुसने लगा। बारिश की वजह से बाजार के नाले चौक हो गए और सरकारी विभागों के दावों की पोल खुल गई, जिन्होंने समय रहते सारी तैयारियों की बात कही थी। यूट्यूबर हीरा खान का पाकिस्तान, दुबई समेत कई दूसरे देशों से संपर्क सामने आया है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए हीरा खान लोगों से बातचीत करती थी। विदेशी फंडिंग को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही अब पुलिस ने हीरा खान के खिलाफ धाराएं भी बढ़ा दी हैं। हीरा खान के खिलाफ देशद्रोह और धारा 135 से समेत कई दूसरी धाराएं बढ़ाई गई हैं। हीरा खान के बैंक खातों की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही हीरा खान की कस्टडी रिमांड लेगी। बता दें कि हीरा खान पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। यूट्यूब में पोस्ट किए गए वीडियो में हीरा खान ने हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था। यूट्यूब पर डाले गए वीडियो में हीरा खान ने 3 मिनट 58 सेकंड नॉन स्टॉप हिंदू देवी देवताओं को गालियां भी दी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शिकायतकर्ता का हलफनामा सबसे बड़ा आधार बना है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन के दौरान जौनपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने और उसे अगवा कराकर धमकाने का आरोप लगा है। अदालत ने धनंजय सिंह को सशर्त जमानत दी है और कहा है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत को निरस्त भी किया जा सकता है। अपनी जमानत के समर्थन में धनंजय ने अदालत में खुद ही अपनी स्टेटमेंट पेश की थी। उनका कहना है कि उन पर राजनीतिक रंजिश के चलते केस दर्ज है। इसका मतलब कहीं न कहीं धांधली, कुछ गड़बड़ी तो चल रही थी। हमने वही बात तो कहा था बुला के, लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया गया, कुछ लोग अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। और कंपनियां जो मुनाफा कमा रही होती हैं, जनता का पैसा लूट रही होती हैं, तो कहीं न कहीं गलत हथकंडे अख्तियार करती हैं और यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने गुमराह किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जमानत पर रिहा होने के बाद धनंजय सिंह किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट के बुलाने पर अदालत में हाजिर होंगे। मुकदमे के ट्रायल के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। सबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों पर दबाव डालने का कोई काम नहीं करेंगे। माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री के ऑफिस ने न्यूज 18 की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि योगी सरकार अपराधियों और गुंडों को गलत काम करने पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। विजय मिश्रा के खिलाफ मिर्जापुर में रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया है। विंध्याचल के पूर्व सभासद और पुरोहित अवनीश मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने विजय मिश्रा उनके गुर्गों पर FIR दर्ज की है। से मेरे पास 5 दिन से लोगों को भेजते हैं, अलग अलग लोगों को भेज के, और पैसे की मांग 15 लाख की मांग हमसे की गई परसों। पार्षद ने आरोप लगाया कि विधायक विजय मिश्रा उनके सहयोगी ने उनसे 15 लाख रुपए मांगे। साथ ही ये भी बताया कि रुपए नहीं देने पर घर से उठवा लेने और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके संज्ञान में आया तो उनसे तहरीर लेकर के जो है और उस पर एक अभियोग दर्ज हुआ है 386/120B, जिसमें 15 लाख की मांग की बात बताई गई थी।
विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराने वाले अवनीश मिश्रा का कहना है कि उसने एमएलसी चुनाव में विजय मिश्रा की मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद विजय मिश्रा के गुर्गे रुपए की डिमांड करते रहते हैं। फिलहाल विजय मिश्रा अभी चित्रकूट की जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर कोतवाली इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया। ये इमारत मुख्तार के गुर्गों की बनाई थी। इसमें अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था। यहाँ पे कट्टी खाना, स्लॉटर हाउस, ये काफी समय से मुख्तार के समक्षों में संचालित था। सुबह मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस फोर्स कोतवाली इलाके में बने इस मकान में पहुंचे। साथ ही 2 जेसीबी मशीनों को भी लाया गया। उसके बाद मशीनों से मकान को तोड़ना शुरू किया। मकान गिराने के दौरान किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस पहले से चौकन्ना थी। मकान को ढाने से पहले पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया। मुख्तार के गुर्गों के साथ साथ उसके बेटों पर भी कार्रवाई हुई है। लखनऊ पुलिस ने उसके दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर एफआईआर दर्ज की है। हजरतगंज थाने में मुख्तार के बेटों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर लेखराज सुरजन की शिकायत पर हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज ही मुख्तार के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अतीक अहमद की कई संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में अतीक के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी के तहत एसएसपी की अगुवाई में प्रयागराज पुलिस ने सबसे पहले खुलदाबाद और फिर सिविल लाइंस इलाके में पहुंची, जहां अतीक से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। साथ ही उस पर सरकारी संदेश लिख दिया गया ताकि कोई इस संपत्ति को नुकसान न पहुँचा सके। इसमें थाना खुलदाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। जिन 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया उनकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। अतीक की कुछ और संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पिछले 48 घंटे में अतीक की 60 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। शेष 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसी तरह और भी संपत्तियों का चिन्हीकरण हमने किया है, जिनको हमने प्रोसेस में डाला है। वो प्रोसेस भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। कानपुर के बिकरू मामले पर जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग की टीम ने मुठभेड़ स्थलों का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस से टीम बिकरू के पास काशीपुर निवादा गांव पहुंची, जहां पर अतुल दुबे और विकास के कथित मामा की मुठभेड़ हुई थी। न्यायिक आयोग की टीम ने उस घटना स्थल का भी जायजा लिया जहां प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे के एनकाउंटर वाली जगह का भी टीम ने निरीक्षण किया। कानपुर गोलीकांड में न्यायिक आयोग सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग की टीम विकास दुबे कांड में जांच करने के लिए आज उस स्थान पर पहुंची थी जहां पर विकास दुबे के कथित मामा और उसके भतीजे का एनकाउंटर हुआ था। कानपुर गोलीकांड में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर शिकंजा कस गया है। नीरज गन हाउस को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के बिकरू गांव में हुए गोलीकांड में नीरज गन हाउस से कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। बदमाशों की टॉप 15 लिस्ट में नीरज सिंह गौर चौथे नंबर पर है। मामले में डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी के बाद प्रयागराज में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रयागराज के यमुना पार नैनी इलाके की रहने वाली युवती ने मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। खुद को हिंदू युवक आकाश बताकर फेसबुक पर दोस्ती की और फिर नजदीकियां बढ़ाकर यौन शोषण किया। युवती का आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, मना करने पर मारपीट की गई है। फिलहाल युवती ने बताया कि उसे शादी का भरोसा दिया गया था और उसके आधार पर शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती ने आरोप लगाया कि इस बार वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका अबॉर्शन करा दिया गया। इसने मुझे एक हिंदू लड़का बन के फंसाया है। इसका नाम ये आकाश बन करके मुझसे फ्रेंडशिप हुई इसकी फेसबुक पे, रिलेशन में आ गए। उसके बाद मैंने इससे बोला कि शादी कर लेते, तो इसने मुझसे शादी नहीं की। कुछ फोटोज और वीडियो मेरे हस्बैंड को दे दिए, जिससे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल दिया। प्यार में धोखे और हिंसा की शिकार युवती आरोपी के खिलाफ नैनी थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। उसका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल मामले में बोलने से बच रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने ट्विटर पर लव जिहाद के आरोपों का खंडन किया है। वाराणसी में हुए डबल मर्डर मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक अभिषेक की 6 दिन पहले ही स्ट्रीट खोली गई थी और उस पर 10 मुकदमे चल रहे थे। पूरी घटना में नारकोटिक्स और हथियार सौदेबाजी का भी डबल कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल चौकीघाट इलाके में बने काली मंदिर के पास बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली। बताया ये भी जा रहा है कि 9 अगस्त 2017 को मृतक अभिषेक के घर पर ही बिहार के व्यापारी मोहम्मद आसिफ की हत्या हुई थी।
और क्या प्रकरण है, प्रथम दृष्टया ये एनिमिटी का मामला मालूम पड़ रहा है। क्या एनिमिटी एग्जैक्टली तो बहुत जल्दी इसका मालूम हो जाएगा, क्या वो बताया जाएगा। सर कितने की मौत है, क्या हाल है? देखिए मैंने बताया दो की इसमें डेथ हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने में लगातार जुटी है ताकि बदमाशों का और कुछ सुराग मिल सके। पहली नजर में पुलिस से आपसी रंजिश का केस मान रही है। जौनपुर में जमीन के विवाद में एक बार फिर से लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गोपीपुर गांव का है। वीडियो में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से हमला कर रही हैं। मारपीट के इस वीडियो में गोपीपुर गांव का यह इलाका किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा है। जमीन के विवाद में दो गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी घायल थे, उनको उपचार हेतु तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। शेष विवेचना में विधिक कार्यवाही शीघ्र ही दोनों पक्षों से कितने लोग घायल, दोनों पक्षों से घायलों के अब तक दोनों पक्षों से मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तार किया है। लाइव पिटाई का वायरल वीडियो गुरुवार का है। इसमें 8 लोगों को चोट लगी थी, जिनका इलाज पास के ही अस्पताल में चल रहा है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल पर अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही फ्रांस दूतावास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। फ्रांस की रहने वाली महिला मैरी हेलेन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हेलेन ने पुल पर अर्धनग्न होकर वीडियो शूट किया था और ऑनलाइन सामान बेचने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ये वीडियो पोस्ट किया था। मुनी की रेती पुलिस की नजर में जैसे ही ये वीडियो आया, तुरंत एक्शन लेते हुए विदेशी महिला पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डिवाइन कॉटेज करके है तपोवन में, तो वहाँ पर कुछ अश्लील वीडियोस कुछ स्थानीय युवाओं ने और कुछ फॉरेनर्स ने शूट करी और उसको फिर यूट्यूब पर डाला है। तो इस आधार पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के मामले में जो है अभी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल पुलिस अब फ्रांस दूतावास के जवाब का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के इराम हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पूरे मामले में लगातार शक की सुई सूफी अकेल और फुरकान के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि अवैध संबंधों के चलते ही इरम की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चचेरे ससुर सूफी अकेल के दामाद से मृतक इरम के अवैध संबंध थे। मृतक इरम फुरकान पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। मृत्यु वाले दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद 2 परिचित युवक उनको अपने साथ वापस शहर छोड़ने के बहाने, घर छोड़ने के बहाने ले गए और रास्ते में उसकी हत्या कारित की। इसमें यह तथ्य सामने आ रहा है कि पूर्व में मृतका का चचिया ससुर और अपने पति और ससुर के विवाद था। 26 अगस्त की दोपहर को हुई इरम की हत्या के बाद से ही लगातार पुलिस पूरे मामले में लगी हुई थी। ऑडियो की बातचीत के आधार पर पुलिस को कई क्लू मिलते गए और हसनपुर कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक देशी पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं हत्या में शामिल बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। कासगंज में एक दबंग होमगार्ड की दबंगई सामने आई है, जहां होमगार्ड ने मामूली विवाद में अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला कासगंज के थाना सिकंदरपुर वर्ष क्षेत्र इलाके का है, जहां ओमपाल यादव नाम के होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि गांव के रास्ते में एक बुग्गी फंस गई थी, जिसे निकालने को लेकर विवाद हो गया था। होमपाल कौन है? कौन है ये? होमगार्ड है। कहाँ पर तैनात है ये? क्या लोगों को गोली लगी है? वहीं न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने दबंग होमगार्ड समेत उसके 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 315 बोर लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया है। सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी डीएसओ के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसओ कोटेदार से रुपए लेते दिखाई दे रहा है। मामले पर बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जिस पर शासन के निर्देश पर जांच टीम शाहजहांपुर के कोटेदारों से पूछताछ कर रही है। दरअसल डीएसओ पर आरोप है कि कोटेदारों से 500 से लेकर 2000 रुपए तक की वसूली की जाती है। मामले में बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने घूसखोरी के सबूत के तौर पर कई सारे वीडियो मीडिया को सौंपे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक डीएसओ के समर्थन में उतर आए हैं। एक पत्र लिखा, उस पर शासन स्तर से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच दी है उसमें मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डीएसओ पूरन सिंह चौहान पर लगाए गए आरोपों की वीडियो और बीजेपी सांसद के दावों से पुष्टि हो रही है, जिसके चलते प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक के डीएसओ के समर्थन में उतरने से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सभी सांसदों और उनके परिवार वालों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। परिवार के साथ साथ सांसदों के करीबियों का भी टेस्ट कराया जाएगा। सत्र के दौरान कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक की। इसमें हेल्थ सेक्रेटरी, एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली सरकार और डीआरडीओ के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान ओम बिरला ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए और संसद परिसर में भी स्वास्थ्य जांच के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएं, ताकि प्राइमरी लेवल की जांच ऑन द स्पॉट की जा सके। संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। 40 जगहों पर टचलेस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। साथ ही इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। पूरे परिसर में कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा। लोकसभा चैम्बर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सांसद चाहे तो अपनी सीट पर बैठकर भी सवाल पूछ सकते हैं। इस बार सत्र के दौरान आम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शक के बैठने वाली जगह पर सांसदों को बैठाया जाएगा। आज मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर फिराक गोरखपुरी को याद किया। योगी ने फिराक गोरखपुरी के शेर को ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी, हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के प्रखंड विद्वान थे। सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, ये निगाह नाज़ ज़बान ज़बान, ये सुकूत नाज़ सुखन सुखन। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। 28 अगस्त 1886 को उनका गोरखपुर में जन्म हुआ था। फिराक गोरखपुरी की जन्मभूमि भले ही गोरखपुर रही हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि इलाहाबाद है। 1927 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश के टीचर बन गए। फिराक गोरखपुरी उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन गांधी से प्रभावित होकर उन्हें अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जवाहरलाल नेहरू के साथ फिराक गोरखपुरी 2 साल तक जेल में भी रहे। नीट और जेईई के आयोजन को स्थगित करने और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में खारिज याचिका पर पुनर्विचार के लिए 6 राज्यों ने कोर्ट से गुहार लगाई है। इनमें पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई और 13 सितंबर को नीट परीक्षा स्थगित करने की गुहार लगाई है। राज्यों का कहना है कि कोविड-19 के कारण परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। ये नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा कोरोना काल में जब मंत्री विधायक नहीं सुरक्षित है, ऐसे समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों और अभिभावकों के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 5 महीने बाद फिर से बहाल हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से 18 मार्च से कटरा से सांची छत तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया गया था। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं का कटरा पहुँचना शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर से पवित्र गुफा तक जाने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह जांच और पीपीई किट पहनने के बाद ही रवाना किया जा रहा है। कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 250 ही तय की गई है। लगभग 5 महीने 6 दिन के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई है और बेसब्री से पूरे देश भर के उन यात्रियों को इंतजार रहता है जो हर महीने मां के दरबार में आते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ऐसे डिवोटीज हैं, महामाई के भक्त हैं जो माता रानी के दरबार में नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये बहुत ही बेहद खुशखबरी की बात है कि जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो शुरू हो गई, क्योंकि हर कोई 12 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता है। पहाड़ की गुलदेवी नंदा को आज कैलाश विदा कर दिया गया है। नैनीताल में कोरोना के चलते डोले को इस बार नगर भ्रमण नहीं कराया गया, लेकिन नंदा सुनंदा के डोले को मंदिर की परिक्रमा कराई गई, जिसके बाद विसर्जन किया गया। हालांकि आज मंदिर के बाहर मां नंदा और सुनंदा को विदा कराने के लिए लोग पहुंचे थे और दूर से ही अपनी आराध्य राजराजेश्वरी को विदा कर लोगों ने कहा कि मां जरूर जा रही हैं, लेकिन वो दिलों में है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक है, उसके बावजूद ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो लोगों में आस्था, यही आस्था अपने आप में बताने को पर्याप्त है कि माँ के प्रति लोगों के मन में कितनी ज़्यादा भावना, भक्ति और आस्था का भाव है।
वहीं पिथौरागढ़ में सोर घाटी के ऐतिहासिक पर्व हिल यात्रा को इस बार स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने हिल यात्रा के आयोजन को मंजूरी नहीं दी। कोरोना संक्रमण के चलते हिल यात्रा पर इस बार रोक लगा दी गई है। सोर घाटी का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध पर्व है हिल यात्रा। हिल यात्रा का आयोजन हर साल पिथौरागढ़ के कुमौड़ के साथ कई अन्य गाँव में भी होता है, लेकिन कुमौड़ की हिल यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और शहर के बीचों बीच होने वाली इस हिल यात्रा को इस बार कोरोना की वजह से रोक दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। सबसे कोसों दूर